नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क पर और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज भारती लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज भारती जो कि डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक वेलनेस के संस्थापक हैं और साथ ही साथ उन्हें 20 सालों से ज्यादा तजुर्बा है, तो उनसे आज हम स्लिप डिस्क को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। भारती बघेल जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने नेशनल खबर पर मुझे मौका दिया जी सर, ताकि मैं अपने दर्शकों के साथ रूबरू हो सकूं और उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी उसको नहीं कहेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं उसके बारे में मैं उनको जानकारी दे सकूं। इसी के साथ सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्लिप डिस्क क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि स्लिप डिस्क एक मिसनॉमर है। इसको अगर हम सही तरीके से समझें तो ये स्लिप डिस्क ना होके इसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं या प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। बिल्कुल। जो हमारी जो स्पाइन होती है उसमें जो बोन्स होती है उनको वर्टिब्री कहते हैं, उनके बीच में एक कुशन होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। ये डिस्क में दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा होता है और एक अंदर वाला हिस्सा होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, तो उसमें अचानक से जर्क लगने से जो हमारा बाहर वाला शीथ है जो कार्टिलेज की बनी होती है उसके फाइबर्स के टूट जाने से जो सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस कहते हैं जिसमें जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं और इसको लेमैन लैंग्वेज में लोग स्लिप डिस्क भी कहते हैं। अच्छा सर, ये तो हमने जान लिया कि स्लिप डिस्क क्या होती है, लेकिन ये कैसे होती है, क्या रीजंस है? देखिए, स्लिप डिस्क होने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक तो कभी कभी हम अचानक से झुक के और कोई भारी वज़न उठाते हैं और अचानक से जब हम भारी वज़न उठाते हैं और ट्विस्ट हो जाते हैं जी, तो ट्विस्ट होने से क्या होता है कि एक किसी डिस्क पे पर्टिकुलर पॉइंट पे सडन जर्क एग्जर्ट होता है। उस सडन जर्क के एग्जर्ट होने के कारण हमारे कुछ जो कार्टिलेज फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। उनके ब्रेक होने से जो न्यूक्लियस में जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है। दूसरा जो कारण होता है वो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस जनरली हमारे एल्डरली पेशेंट्स में होते हैं। तो जो हमारा कार्टिलेज है वो उसको प्रॉपर नरिशमेंट ना मिलने के कारण उसके जो कार्टिलेज फाइबर्स हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, उनका लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है। जब वो ड्राई अप हो जाते हैं तो वो रप्चर के लिए प्रोन हो जाते हैं, तो हमारे वो कार्टिलेज फाइबर्स जो हैं वो टूट जाते हैं, जिससे वो हमारा जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस वाला है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं उसकी जेली लाइक सब्सटेंस बाहर निकलने लगती है। तो प्राइमरी कॉज एक सडन जर्क या एक्सीडेंट या कोई फॉल हो सकता है और जो सेकेंडरी कॉज है वो हमारी स्पाइन में और डिस्क में डीजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं। सर एक सवाल मेरे जहन में और है कि ये प्रॉब्लम हमेशा कमर के निचले हिस्से में ही क्यों होती है? देखिए, हमारा जो कमर है ना वो एक एलोंगेटेड एस शेप्ड होती है। बिल्कुल। तो उसमें जो सर्वाइकल पार्ट होता है मीन सबसे ऊपरी पार्ट होता है वो मोबाइल होता है और जो कमर का जो स्पाइन का जो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसको हम लंबर पार्ट बोलते हैं वो मोबाइल होता है। तो जो लंबर पोर्शन होता है वो उसकी एक कवरिंग होती है जिसको हम शीथ कहते हैं। तो वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे जब हमारी कवरिंग आती है जो शीथ होती है वो टेपर ऑफ होने लगती, पतली होने लगती है और L4, L5 और L5S1 जो सबसे निचला होता है उसमें लगभग कवरिंग समाप्त हो जाती है और वो मोबाइल होता है। कवरिंग समाप्त होने के कारण और मोबाइल होने के कारण जो सबसे ज़्यादा डिस्क प्रोलैप्स होने का खतरा रहता है वो L5S1 के बीच में रहता है और दूसरे नंबर में जो आती है वो L4, L5 के बीच में होती है। इसके ऊपर वाली जो डिस्क होती हैं उनमें प्रोलैप्स डिस्क होने का खतरा काफ़ी कम होता है। जो 85% पेशेंट्स होते हैं उनमें जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो L5S1 और L4, L5 के ही बीच में होता है।
सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे बाकी बीमारियां जो होती हैं वो सामान्य रूप से ठीक हो जाती हैं, लेकिन स्लिप डिस्क सामान्य रूप से क्यों ठीक नहीं होती, क्या वजह है? देखिए, जो डिस्क प्रोलैप्स एक कंडीशन है वो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की कंडीशन है। जी सर। और जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है वो कहीं पे भी हो, चाहे वो स्पाइन में हो या हमारे दूसरे जॉइंट्स में हो, तो जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है वो कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा एड्रेस नहीं किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी स्पाइन होती है उसमें जो हमारी मसल्स होती हैं वो 3 लेयर्स में होती हैं। हमारी डीप मसल्स होती हैं, हमारी इंटरमीडिएट मसल्स होती हैं और हमारी सुपरफिशियल मसल्स होती हैं। और तीनों जो लेयर्स ऑफ मसल्स होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में लाई करती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट में ट्रैक्शन जैसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो उसमें चूंकि मसल्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण ट्रैक्शन जैसे प्रोग्राम भी पेशेंट्स में कारगर नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत अर्ली डिस्क प्रोलैप्स होता है, ग्रेड 1, तो ऐसे पेशेंट्स में आराम होने से, पेशेंट्स आराम करने से बहुत सारे केसेस में प्रोलैप्स डिस्क अपने आप अंदर हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। सर आप हमें ये बताइए कि इसका होलिस्टिक इलाज क्या है? देखिए, होलिस्टिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो आपकी लंबर स्पाइन को सपोर्ट देने वाली मसल्स होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, 3 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। बिल्कुल सर। डीप, इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल मसल्स। तो बीमारी के कारण या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने के कारण इनमें स्पैज्म के कारण पेन होता है। तो सबसे पहले जो मेथडोलॉजी है, जो हम टूल्स एंड टेक्निक्स इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले जो इन तीनों ग्रुप की मसल्स हैं उनके स्पैज्म को रिलीज़ किया जाता है। जैसे ही मसल स्पैज्म रिलीज़ होता है तो जो आपका जो स्पाइन पे अनड्यू प्रेशर पड़ रहा होता है या स्पाइनल कर्वेचर डिस्टर्ब हो गया होता है, वो स्पाइन का कर्वेचर अपने आप ठीक होने लगता है। इसके साथ हम उसको स्पाइन को नीचे से और ऊपर से डीकम्प्रेस करते हैं। तो एक स्पाइन की सबसे बड़ी खासियत होती है, जो डिस्क की सबसे बड़ी खासियत होती है कि डिस्क जो है वो उसका 84% जेली लाइक होता है। तो जैसे ही हम स्पाइन को डीकम्प्रेस करते हैं तो उसमें एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिससे जो एडजेसेंट टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो वहाँ एक गश के साथ फ्लूइड ट्रेवल करता है। और जो डिस्क है उसमें जो उसका पार्ट है 84% जेली लाइक होने के कारण वो जब हम नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं और जब एडजेसेंट टिश्यूज़ से वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, तो एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने से जो बल्ज्ड आउट पार्ट है डिस्क का वो धीरे धीरे रिट्रैक्ट बैक करने लगता है। तो जैसे ही वो जो बल्ज्ड आउट पार्ट है रिट्रैक्ट बैक करता है, अपनी जगह पे वापस आता है, उससे जो नर्व रूट पे पड़ने वाला प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो प्रेशर रिलीज़ होने से जो हमारी पैरों में जो दर्द जा रहा होता है उसमें रिलीफ हो जाता है। और जैसे ही हम मसल स्पाज्म रिलीज़ करते हैं तो मसल स्पाज्म रिलीज़ करने से जो लो बैक में पेन होता है वो पेन रिलीफ हो जाता है। तो इस ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से आपका रेडिएटिंग पेन, नंबनेस, टिंगलिंग, अगर इस तरीके की परेशानियां हैं वो, और लो बैक पेन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इस इलाज का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वही मैंने बताया ना कि मसल स्पैज्म कैन बी रिलीज्ड। जी सर। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कि डिस्क की जो संरचना होती है वो उसमें जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक कार्टिलेज का पार्ट होता है बाहर का और एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। तो जैसे ही नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने से जो हमारा जो बल्ज्ड पार्ट होता है वो धीरे धीरे रिट्रैक्ट करने लगता है। और जो इसका सिद्धांत है, बॉडी हील्स इटसेल्फ, बट बॉडी हील्स इटसेल्फ अंडर फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? पहली फेवरेबल कंडीशन मैंने इस ट्रीटमेंट के द्वारा क्रिएट की कि जो स्पाज्म है उसको रिलीज़ कर दिया। और दूसरी फेवरेबल कंडीशन क्या की
कि स्पाइन को डिकम्प्रेस कर दिया। डिकम्प्रेस करने से वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने से जो बल्ज आउट पार्ट है, जिससे वहाँ से गुजरने वाली नर्व रूट पे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ने से रेडिएटिंग पेन हो रहा है, वो रिलीज़ होने से पेशेंट को पूरी तरीके से पेन रिलीफ हो जाता है और उसकी डिफॉर्मिटी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। वहीं सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे होता है इसका इलाज? इसके लिए कुछ बहुत ही साधारण टूल्स प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनको डेवलप किया था अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु BKS अयंगर साहब ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके शिष्य थे डॉक्टर SV करंदीकर। तो उन्होंने 20 साल अयंगर साहब के साथ काम किया और स्पाइन की जो मसल्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए और स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए और जो दूसरी डिफॉर्मिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप की और उसके द्वारा इस प्रकार के मरीजों का बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट संभव हुआ है। तो इसको करने के लिए कुछ हमारे रोप्स, स्ट्रैप्स, बोल्स्टर्स, पिलोज, इस तरीके के बहुत ही साधारण टूल्स होते हैं जिनके प्रयोग से इस चिकित्सा को किया जाता है और इस चिकित्सा के दौरान मरीज को किसी भी तरीके का पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि पेशेंट अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, बहुत सालों पुरानी कंडीशन नहीं है, तो कुछ ही दिनों में उस पेशेंट को आराम मिलने लगता है। सर, जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो उसकी एक समय अवधि होती है कि इतने दिनों में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ये जो प्रॉब्लम है ये कितने दिनों में ठीक होती है? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है और जो बल्ज का ग्रेड क्या है। जो बल्ज के जो ग्रेड्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4 ग्रेड्स होते हैं। तो अगर पेशेंट का ग्रेड फर्स्ट, सेकंड या थर्ड है तो पेशेंट को बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होता है। यंग पेशेंट्स में सुधार तेज़ी से होता है। ऐसे जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो ये प्रोलैप्स जिसका सेकेंडरी कॉज है, डीजेनरेटिव कॉज हैं, हाँ, निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट्स को सुधरने में काफ़ी वक्त लग सकता है। सर, जैसे बाकी बीमारियां होती हैं उसमें होता है कि इतने समय में ये मरीज ठीक हो जाएगा, ऐसे ही इस परेशानी में, इस बीमारी में मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगता है? जी, इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद, चूँकि ये ट्रीटमेंट डिफॉर्मिटी करेक्शन पे फोकस करता है और बहुत ही सक्सेसफुली डिफॉर्मिटी करेक्शन हो जाती है। तो जब डिफॉर्मिटी करेक्शन होने के बाद पेशेंट पूरी तरीके से जीवन भर इस बीमारी से मुक्त रहता है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है, जैसे हमें बुखार आ जाता है, हम दवा ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक गारंटी नहीं होती कि दोबारा बुखार नहीं आएगा। तो क्या आपके इलाज में ये गारंटी है कि इसके बाद दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, सर्जरी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन है। जी सर। कि बिना सर्जरी के द्वारा पेशेंट की जो मसल्स हैं उनके स्पाज्म को रिलीज़ करके, डिकम्प्रेस करके हम जो उसकी एबनॉर्मलिटी है उसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। और मेजॉरिटी पेशेंट में मैंने अपने 20 साल के करियर में देखा है कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऐसे पेशेंट्स जिनको सर्जरी भी एडवाइस की गई थी, ऐसे 80 से 90% पूरी तरीके से बिना सर्जरी के इस ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो जाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने जो इलाज बताया, ये इलाज अगर हमारे दर्शकों को पसंद आता है या इस पर भरोसा होता है तो आपसे कैसे संपर्क किया जाए? देखिए, एक सबसे जो मेरी पहली एडवाइस है कि ये पूरी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट है, साइंटिफिक प्रोग्राम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, आपके पास एक्सरे है या MRI है, तो उसको लेकर आप हमारे जो सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स हैं दिल्ली में, हमारा सेंटर लखनऊ में, हमारा सेंटर जयपुर में, हमारा सेंटर नोएडा में है। तो हमारे डॉक्टर से आके संपर्क करें, वो आपकी बीमारी को डिटेल में समझेंगे और आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा रहेगा उस प्रोग्राम को डिसाइड करेंगे। दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी सारी रिपोर्ट्स को मंगवाएंगे, हमारे डॉक्टर्स को एनालाइज करेंगे
और फिर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके घर के दूसरे सदस्य भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, वो देश के किसी भी हिस्से में हों तो आपके साथ और डॉक्टर के साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर उनका कोई भी प्रश्न है तो वो डॉक्टर से उसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए। भारती जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चैनल पर अपने दर्शकों से बातचीत करने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। अगर आपको लगा है कि ये आपके काम आने वाली है तो आप हमारी एक सलाह जरूर मानिए कि अगर आपको ये परेशानी है तो आप डॉक्टर पंकज भारती से जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बीमारी का अंत यही लिखा हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।